नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के तहत ब्रिटेन के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकतर एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में सामान्यतः देश के संविधान का निर्माण गंभीर सोच विचार के आधार पर और योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और विश्व के अन्य देशों के संविधानों के निर्माण के समय हुआ है। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, वरन इसका विकास हुआ है। इसने लगभग 1400 वर्षों के विकास के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। विकास के इस क्रम की विशेषता यह है कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से नहीं अपनाया गया, वरन अनजाने में ही परिस्थितियों ने या संयोग ने उन्हें वर्तमान स्वरूप प्रदान कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें सोच समझकर योजनाबद्ध ढंग से अर्थात कानून बनाकर अपनाया गया है। इस प्रकार कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है, तो कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं मानवीय विवेक का परिणाम है। इस संविधान के संबंध में लिटन स्ट्रेची का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। न केवल लिटन स्ट्रेची वरन ब्रिटिश संविधान के कुछ अन्य लेखकों ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। सर विलियम एंसन ने कहा है कि यह एक विलक्षण ढांचा है जिसके मालिकों ने समय समय पर इसमें खिड़कियां और खंभे, ड्योढ़ी और शिखर जोड़े हैं। इसे तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा भी गया है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम रही है। ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग और विवेक की भूमिका लगभग समान रही है, और संस्थाओं के विकास में संयोग और विवेक ने अपनी भूमिका एक ही चरण में नहीं वरन विभिन्न चरणों में निभाई है। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की शिशु है। इस कथन की व्याख्या निम्नलिखित की जा सकती है। पहला है संयोग का शिशु। ब्रिटेन संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है, अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ब्रिटेन में। इस संसदीय शासन की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल, तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की निर्णयकारी भूमिका है। ये संस्थाएं संयोग का ही परिणाम है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। विश्व के विभिन्न देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विचार और व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की है, लेकिन स्वयं ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच विचार कर किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया, बल्कि संयोगवश यह अस्तित्व में आ गई। 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड फर्स्ट ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की, और नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्ग, सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि को बुलाया गया। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे ही मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इस उदाहरण से त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास होता है, किंतु बैरन अर्थात सामंतों और उच्च धर्माधिकारियों ने हितों की परस्पर एकता अनुभव की और वे एक हो गए। इस प्रकार शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि दोनों ही निर्वाचित होते थे तथा उनके हित भी लगभग एक जैसे थे। अतः ये दोनों वर्ग एक दूसरे के समीप हो गए। छोटे धर्माधिकारी भी इनके साथ जुड़ गए।
इस स्थिति के कारण त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा। निम्न सदन अर्थात कॉमन सभा इन जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगा। इस प्रकार लोक सदन में स्पीकर पद की स्थिति भी संयोगवश ही बनी। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया और उसी समय स्पीकर का पद चला आ रहा है। मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास। ब्रिटेन या संसदीय व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में मंत्रिमंडल समस्त प्रशासन का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का आशय है कि यह मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की यह स्थिति संयोगवश और कुछ चरणों से होकर गुजरी है। पहला है 17वीं सदी से पूर्व तक मंत्रिमंडल का विकास। एंग्लो सैक्सन काल एवं नॉर्मन काल में सम्राट को परामर्श देने तथा प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं थीं। एक बुद्धिमानों की सभा जिसे विटनेसमोट और दूसरी क्यूरिया रेजिस यानी शाही परिषद। विटनेसमोट एक बड़ी संस्था थी जिसने समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों पर सम्राट को परामर्श और सहायता देती थी। सम्राट एडवर्ड षष्ठ के काल में क्यूरिया रेजिस ने प्रीवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया। इसी प्रीवी काउंसिल ने आगे चलकर कैबिनेट को जन्म दिया। दूसरी पॉइंट है 17वीं सदी के मंत्रिमंडल का विकास। 17वीं सदी में प्रीवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई थी। अतः जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट ने प्रीवी काउंसिल की एक छोटी समिति से परामर्श करना शुरू कर दिया। चार्ल्स सेकंड के काल में प्रमुख परामर्शदाता की स्थिति 5 व्यक्तियों क्लिफोर्ड, ऑलिंगटन, बकिंघम, एशले और लॉडरडैम को प्राप्त थी। इन व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर इस समिति को कबाल CABAL कहा जाने लगा। आगे चलकर बैकन ने कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यह कबाल अपने स्वरूप और कार्यकरण में वर्तमान अर्थों में कैबिनेट के समान नहीं थी। इसमें सदस्यों में एकरूपता नहीं थी, इसे सत्ता प्राप्त नहीं थी और यह संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती थी। एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास 1695 में विलियम थर्ड के शासनकाल में हुआ। इस समय विग दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था, अतः विलियम तृतीय ने अकेले विग दल के मंत्रिमंडल का निर्माण किया। अब इस प्रथा का विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण उस दल में से होना चाहिए जिसे कि कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त हो। 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में ही हुआ और यह विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्य का नहीं वरन सुखद संयोग और एक विशेष स्थिति में कैबिनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाए गए आचरण का परिणाम था। सन 1714 में पदासीन हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश राजनीति और ब्रिटेन के राजनीतिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे एवं उन्हें ब्रिटिश राजनीति की अपेक्षा हैनोवर राजनीति में अधिक रुचि थी। अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों से अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया। इस संयोग ने कैबिनेट को सम्राट के प्रभाव से मुक्त कर दिया। जब कैबिनेट के ही एक सदस्य द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया गया तो इस स्थिति के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। वॉलपोल ने प्रधानमंत्री के पद को संगठित एवं सुदृढ़ किया तथा कैबिनेट के प्रसंग में श्रेष्ठ परंपराओं को अपनाया। सन 1742 में संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो वॉलपोल ने त्यागपत्र देकर इस प्रथा को शुरू कर दिया कि संसद में पराजित मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। वॉलपोल के आचरण ने संसदीय व्यवस्था के सारतत्व को जन्म दे दिया। 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। 19वीं सदी में मताधिकार का विकास हुआ और मताधिकार के इस विस्तार से मंत्रिमंडल को जनाधार प्राप्त हो गया।
राजनीतिक दलों के विकास में दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया, जिससे मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास भी इसी समय में हुआ। अब मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो गई और 20वीं सदी तथा विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण इस सीमा तक आगे बढ़ गया कि प्रधानमंत्री शासन, प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट की बात कही जाने लगी। एक संस्था के रूप में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का यह संपूर्ण विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कानून का परिणाम नहीं, वरन संयोग के तत्व और राजनीतिक परंपराओं का ही परिणाम था। अब विवेक का शिशु से तात्पर्य अर्थात इस संविधान में विवेक के कौन से तत्व हमें मिलते हैं उसे देखते हैं। यदि ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग के परिणाम हैं, तो दूसरी और कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं बुद्धिमत्तापूर्ण किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। विवेकपूर्ण उठाए गए कदमों ने जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जन्म दिया वे निम्न प्रमुख रूप से रही हैं। पहली, निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटेन में संवैधानिक विकास का सार तत्व है निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना, और यह कार्य केवल कुछ ही अंशों में संयोग के तत्व 1685 से 87 के वर्षों के में जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन और उसका फ्रांस भाग जाना व 18वीं सदी में हैनोवर वंश का पदारूढ़ होना और अधिकांश अंशों में विवेकपूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम है। लोकतंत्र की स्थापना में 3 ऐतिहासिक प्रलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये हैं, पहला 1215 का मैग्ना कार्टा, दूसरा 1628 का अधिकार याचिका पत्र पिटिशन ऑफ राइट्स और 1689 का अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स। दूसरा वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। वयस्क मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का ही परिणाम है और ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया। सन 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और अंततः 1929 के सुधार अधिनियम के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। इसके बाद सन 1969 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इस प्रकार गुप्त मतदान की प्रणाली को 1872 में शुरू किया गया और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करके एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से लोक सदन का लोकतंत्रीकरण कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा को लोक सदन पर श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त थी। इसी सदी के उत्तरार्ध में दोनों सदन लगभग समान स्तर पर आ गए और 20वीं सदी के प्रारंभ में इस विचार को अपनाया गया कि कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जब लॉर्ड सभा ने इस स्थिति को अस्वीकार करने की कोशिश की, तब 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इस प्रकार संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण और वित्तीय मामलों के अंतिम शक्ति लोक सदन को प्राप्त हो गई और संसद की प्रभुसत्ता का आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से हो गया। चौथा पॉइंट है लॉर्ड सभा की रचना में सुधार, पियरेज एक्ट्स। सन 1958 और 1963 में पियरेज अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार किए गए। पियरेज अधिनियम 1958 के आधार पर आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई और 1963 के पियरेज अधिनियम के आधार पर व्यवस्था की गई कि कोई महिला जो वंशानुगत आधार पर पियर अर्थात लॉर्ड सभा की सदस्य है, वह चाहे तो पियर पद का त्याग कर सकती है। पियरेज अधिनियम 2000 के आधार पर भविष्य के लिए वंशानुगत पियरों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात लॉर्ड सभा में वर्तमान में जो वंशानुगत सदस्य हैं वे जीवन पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों को लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त नहीं होगी।